Welcome to Smartshala. Today we will discuss about force and laws of motion. It is the chapter 2 of physics from 9th class. So as the chapter is force and laws of motion, so first of all we should know कि force क्या होता है. तो जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि एनी पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. किसी को पुल किया, किसी को पुश किया, तो हम कह देते हैं कि वो फोर्स है. लाइक पुल किया, पुश किया, कुछ लिफ्ट किया, उसके लिए भी फोर्स चाहिए. कुछ स्ट्रेचिंग की हमने, कुछ ट्विस्टिंग की, कुछ प्रेसिंग की. लाइक अगर फुटबॉल है या कुछ भी है, उसको अगर हम किक मारते हैं वो भी फोर्स है. कुछ हम खींच रहे हैं, कोई भारी बॉक्स हम खींच रहे हैं, वो भी फोर्स है. रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, वो भी फोर्स है. फिर किसी चीज को स्क्वीज कर रहे हैं, लाइक अगर हम क्लोथ्स हैं उनको स्क्वीज कर रहे हैं, उसमें से वाटर स्क्वीज आउट कर रहे हैं, वो भी फोर्स है. तो ऐसे हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फोर्स लगता है, उन्हें हम फोर्स कहते हैं. अब फोर्स के अब हमने ये तो जान लिया कि कोई भी पुल, कोई भी पुश, कोई भी स्ट्रेचिंग, कोई भी ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, ये सारे फोर्स कहलाते हैं. तो अब इस फोर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हम देखें. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो सबसे पहले जैसे हमने पुल पुश कहा कि इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी बॉल है, कोई भी चीज है, अगर वो मूव हो रही है उसको स्टॉप कर सकता है. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको मूव करा सकता है. फिर it can move a stationary object. It can change the direction of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी शेप चेंज कर सकता है. किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दी, किसी भी ऑब्जेक्ट. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स ये कर सकता है, किसी को मूव करा सकता है, किसी को रोक सकता है, किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी की शेप चेंज कर सकता है. लाइक अगर एक कोई भी बॉल रखी हुई है प्लेग्राउंड पे, अगर उसको जोर से किक करते हैं तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं. अगर कोई भी चीज चल रही है, अगर कोई बॉल आ रही है दूर से और उसको हम रोकते हैं हैंड से या लेग से, फीट से, तो हम कहते हैं इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर हम बाइसिकल पे जा रहे हैं, किसी व्हीकल में जा रहे हैं, तो हम उसका हैंडल टर्न करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन. सिमिलरली रबर बैंड है या कोई स्प्रिंग बैलेंस है या कोई स्प्रिंग है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ में जिसमें कि हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को भी फील कर सकते हैं. एक्चुअली फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कुड ओनली बी फेल्ट. अगर हम उसका सिर्फ असर देख सकते हैं, हम फोर्स को नहीं देख सकते. तो फोर्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, एक होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस. जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक सपोज एक कोई बॉक्स है, बहुत हैवी बॉक्स है, अगर वो ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर सेंटर में एक तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उसके ऊपर. फिर इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर हम इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं टू मूव दैट बॉक्स, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में,
क्योंकि वो हैवी बॉक्स है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन। इफ ऑल दीज फोर्सेस आर इक्वल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड रिएक्शन फोर्स तो इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा क्योंकि तब इसके ऊपर लग रहा है बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स के प्रेजेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑन द सेम टाइम अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, सपोज एक कार है वो रोड के ऊपर खड़ी है, अगर उस कार का उसका जो वेट है उसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाया जा रहा है टू मूव, इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन, इफ एक्सटर्नल फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो तो इक्वल होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाया जाए फ्रिक्शनल फोर्स से तो ये ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट मूविंग, और तब ये जो फोर्स है वो कहलाते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमने देखा कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स, सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is, if all the resultant force is 0 तो वो कहलाएगा बैलेंस फोर्स। if resultant force of all the forces on an object or on a body is not 0 तब वो कहलाएगा unbalanced force, and in the presence of unbalanced force वो ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गया, दैट मीन्स देयर इज नो फोर्स, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, तब वो बैलेंस फोर्स है। तो इसी तरह से हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसपे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम उस प्रूव करा सकते हैं कि ये बैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोर्स के बारे में लॉज दिए थे, मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में कुछ लॉज दिए थे। उसमें से जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो ये था कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will remain in motion unless an external force is applied। ये उसकी डेफिनेशन है, unless an external force is applied। इसका मतलब हो गया कि जब तक एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो मूव होता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। जब उसके ऊपर एक चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चल पड़ेगा, तब तक वो नहीं चलेंगे जब तक कि फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसको हमको ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल continue in a motion unless it is compelled by an external force to change its state of motion or rest। उसकी मोशन या रेस्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। तो इसी tendency of body to remain at rest or uniform motion is called inertia। कि inertia
का मतलब है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि उसे अगर वो रेस्ट पे है तो वो चेंज नहीं होना चाहता रेस्ट का स्टेट, अगर वो मोशन में है तो अपने मोशन का स्टेट वो चेंज नहीं करना चाहता। तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को, दोनों को ही वो रेजिस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट, तो वो टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया। तो एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, सिमिलरली एक होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अपनी मोशन की स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, वो रुकना नहीं चाहता। इसी तरह रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो मूव नहीं होना चाहता। अगर वो किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। तो ये 3 टाइप के इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 तरह के इनर्शिया हैं जिसकी वजह से बॉडी, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स से उसको कंपेल ना किया जाए अपना स्टेट चेंज करने के लिए। तो उसमें भी इनर्शिया एक तरह से यूज हो रहा है कि वो अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता, वो चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। अगर उसकी एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता। तो ये सारे इनर्शिया के, ये सारों में, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इनर्शिया इस तरह से यूज हो रहा है। तो इसके डे टू डे लाइफ में से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अगर हम एक कारपेट है उसको अगर हम बीट करते हैं स्टिक से, तो कारपेट के अंदर जो डस्ट है वो अभी इनर्शिया की वजह से अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। तो जैसे ही हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो क्या होगा, कारपेट तो मूव हो जाएगा लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहते, वो वहीं रह जाएंगे। तो कारपेट आगे मूव हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे, तो वो इसलिए वो गिर जाएंगे निकल के। इसी तरह अगर हम कार में जा रहे हैं तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते, अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं और अचानक ही लेफ्ट टर्न कार ले लेती है तो जो हमारी बॉडी है वो कार के साथ स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन अगर लेफ्ट टर्न लिया है तो एकदम सडन लेफ्ट चेंज से जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है हमारी, वो इनर्शिया की वजह से लेफ्ट टर्न लेना नहीं चाहती, वो स्ट्रेट जाना चाहती है, तो वो हम राइट साइड पे फिर गिर जाते हैं। इसी तरह से अगर मूविंग बस है और अचानक ही स्टॉप होती है मूविंग बस, तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो इनर्शिया की वजह से वो मूव होते रहना चाहती है, लेकिन बस जब स्टॉप हो गई है तो हमारी बॉडी फ्रंट में टुवर्ड्स द फ्रंट गिरेगी। उसी तरह से अगर एक बस रुकी हुई है और सडनली वो स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी रुके रहना चाहती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया हमारी बॉडी चेंज ऑफ स्टेट नहीं करना चाहती, वो रुके रहना चाहती है। तो क्या होगा, जैसे ही बस एकदम से स्टार्ट होगी तो हमारी बॉडी वहीं पर ही रुक जाएगी और हमको बस के साथ जर्क लगेगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। इसी तरह से एक और चीज है जो कि कहलाती है, हम इससे पहले कि हम सेकेंड लॉ की तरफ जाएं, हमें मोशन के बारे में एक चीज और जाननी होगी, वो है मोमेंटम। जैसे कि हमें पता है, जैसे हमने भी पढ़ा कि जो फोर्स है, जब तक कि एक ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट चेंज करनी होती है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो ना ही वो मूव होता है, ना ही वो स्टॉप होता है, ना ही वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये जो फोर्स है वो हमें कितना लगाना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक छोटी सी रबर बॉल है और हमारे पास एक बड़ी फुटबॉल है, तो रबर बॉल को मूव कराने के लिए जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा स्मॉल होगा
और फुटबॉल को मूव कराने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो ग्रेटर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका मास ज्यादा है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कम है तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो फोर्स रिक्वायर्ड इज to stop an object or to move an object is directly proportional to its mass। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए, मास कम है तो फोर्स भी कम चाहिए। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए अगर तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, सपोज वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो हम फोर्स कम लगाएंगे। तो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो ये मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है this is also called momentum। this momentum is equal to mass into velocity। उसको represent करेंगे p से, momentum is represented by p that is equal to mass into velocity। तो यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, मास होता है किलोग्राम में, मास की ऐसा यूनिट, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उसकी मोमेंटम की यूनिट हो गई। तो मोमेंटम हमें स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं मेनली, उनके पास मोमेंटम होता है। तो हम यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए मोमेंटम हमें स्टडी करना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई बहुत क्रिकेट बॉल है, वैसे वो बहुत छोटी होती है, उसका मास, जैसे क्रिकेट बॉल का मास बहुत कम है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो की जाए, यानी अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो की जाए तो वो हर्ट कर सकती है, इंजर कर सकती है, इंजरीज दे सकती है। तो इसी तरह से एक कराटे आर्टिस्ट होता है, वो इतनी सारी पाइल्स ऑफ टाइल्स को एक बार में ही क्रैक कर सकता है ब्रेक करके। तो दैट इज बिकॉज कि वो वेलोसिटी बहुत हाई लगाता है। उसका जो हैंड है, हैंड का मास तो उसका कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हाई है कि उसका जो असर है, उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा हाई हो जाता है। मोमेंटम इज एक्चुअली फोर्स का असर। तो फोर्स का असर या मोमेंटम या तो मास ज्यादा होने से ज्यादा हो सकता है या तो वेलोसिटी ज्यादा होने से ज्यादा हो सकता है मोमेंटम। तो इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ में। जैसे कि एक बहुत छोटी सी बुलेट होती है, अगर बुलेट को वैसे किसी को अगर हम थ्रो करके मारेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कोई इंजरी नहीं होगी। मास ऑफ द बुलेट इज स्मॉल बट वेलोसिटी, अगर वो बुलेट बहुत ही गन से फायर की जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसका जो मोमेंटम है वो भी बहुत ज्यादा होगा। कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा है बुलेट का, तो उसकी वजह से वो किसी भी पर्सन को हर्ट कर सकता है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके एप्लीकेशंस, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके एप्लीकेशंस, एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज and post the comments and don't forget to like and subscribe our channel। if you will subscribe तो आपको updates मिलते रहेंगे, मैं नई नई चीजें उसमें डालती रहूंगी। और आप और क्या चाहिए आपको, हमको मैं वीडियोस को कैसे और इंफॉर्मेटिव बना सकती हूँ
और ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ, आपको जिससे अच्छे से समझ आए। तो आप मुझे कमेंट्स दें और कमेंट्स करके बताएं कि और क्या होना चाहिए उसके अंदर, वीडियोस के अंदर, या आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, या आप किसी और बुक से रेफर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सारे एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।